प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जैसा कि हम सबको विदित है कि इस वर्ष कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसकी वजह से हमारी रेगुलर क्लासें नहीं बन पा रही, तो हमने ऑनलाइन क्लासें या यूँ कहें कि यूट्यूब पे वीडियो डाल के आप तक पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं हम लोग। विभिन्न माध्यमों से आप इंट्रोड्यूस रहो, अपने सब्जेक्ट के टच में रहो। तो इसी क्रम के अंतर्गत पिछले 1 महीने से मैं आपको 2-3 पेपरों के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब बीए सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं, जो मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, उनसे मेरा आग्रह ये है कि मैं आपको भारतीय शासन और राजनीति व्यवस्था का पेपर आपको पढ़ाऊँगा। और एमए फाइनल के जो विद्यार्थी इन वीडियोज़ को देखते हैं, एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस के, वो ये मानिए कि मैं आपको भारतीय शासन और राजनीति यानी कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का पेपर पढ़ाऊँगा। बीए फर्स्ट सेकेंड ईयर के अंतर्गत भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, और एमए फाइनल में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला पेपर मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब देखिए, बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर मेरे पूर्व में कई वीडियो आपके पास समक्ष आ चुके हैं, जिसमें भारत के आज़ादी से अपन ने शुरू किया था। भारत को आज़ादी कैसे मिली, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, भारत की संविधान सभा का निर्माण, संविधान का निर्माण, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की मूलभूत विशेषताएं, इन सब का अध्ययन अपन लोग कर चुके हैं। और इसके बाद में फंडामेंटल राइट्स की भी बात अपन लोग ने कर ली। भारत के संविधान को क्रम वाइज पढ़ते हुए मूल अधिकार जो भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, उनकी भी हमने बात कर ली। अब उसी क्रम में आज अपन बात करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उनकी बात करेंगे अपन। देखिए, सबसे पहले तो अपने को यह समझना चाहिए कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, इनका क्या महत्व है संविधान में। अब राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, देखिए मैं आपको पहले से आपको बता रहा हूँ शुरू से कि भारत का जो संविधान है, ये दुनिया के तमाम अच्छे संविधानों के अध्ययन करके उनके निष्कर्ष के रूप में एक बेस्ट संविधान बनाने का प्रयास भारत के संविधान निर्माताओं के द्वारा किया गया है। जैसे हमने संघीय व्यवस्था का मॉडल अमेरिका से लेकर के उसको संशोधित करके भारत में अप्लाई किया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है, फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से लिया है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व, इनका मतलब क्या है? सबसे पहले तो यही अपने को समझना है। इनका मतलब ये है कि संविधान के अंतर्गत कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांत दे रखे हैं, कुछ ऐसे उद्देश्य दे रखे हैं जो कि राज्य को प्राप्त करने हैं। राज्य को डायरेक्शन दिया गया है कि आप इनको प्राप्त करने के लिए कार्य कीजिए। अब इन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इनके साथ 2-3 चीज़ें जुड़ी हुई है। एक तो पहली चीज़ तो आप इनको समझने का प्रयास कीजिए कि ये संविधान के भाग 4 में है और भाग 3 में फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत बेसिक डिफरेंस है, मूलभूत अंतर है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक तरह से न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है उनको, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब ये ऐसे मूलभूत सिद्धांत हैं जो एक्सपेक्टेशन की गई है स्टेट से कि भाई आप इनकी फाइंडिंग कीजिए, आप ऐसी नीतियां बनाइए, आप ऐसी पॉलिसी बनाइए, ऐसा वर्क कीजिए आप जिनसे कि ये उद्देश्य पूरे हो। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारत के संविधान में क्यों डाले गए हैं, इनके पीछे का दर्शन भी हमें समझना चाहिए। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डालने का सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि जो हमारा संविधान बनाया गया है, तो इसके अंतर्गत जो आपने जो प्रस्तावना पढ़ी है भारत के संविधान की, वो ये स्पष्ट करती है कि संविधान क्यों बनाया गया है, संविधान किसके लिए बनाया गया है, संविधान किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है भारत के संविधान को स्थापित करने का, वो है भारत को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में स्थापित करना, कल्याणकारी राज्य जो कि लोगों का कल्याण करे।
और उस वेलफेयर स्टेट के जो टारगेट्स हैं उनको हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्थापित करने का प्रयास किया है। देखो, संपूर्णता अपन नहीं कह सकते कि हमें पूरा इसमें डाल दिया है। उस समय जो प्रासंगिक लगे संविधान निर्माताओं को, वो निर्देश उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाले चैप्टर में, अध्याय में भारत के संविधान के अंतर्गत समाहित किए हैं और अपेक्षा की है कि आने वाले दिनों में, यानी कि जब भारत का संविधान लागू हो जाए, तब भारत की सरकारों के द्वारा जो सरकारें बने, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो, उनके द्वारा इन उद्देश्यों की प्राप्ति करने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए। अब सबसे पहली बात तो आप इनका विवरण जो देखोगे तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो इनके ऊपर बात करेंगे, फिर अपन इनको फंडामेंटल राइट से कंपेयर करेंगे, फिर इनकी थोड़ी सी आलोचना भी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट से इनको कंपेयर करना जरूरी है थोड़ा सा कि आपके समझने के लिए। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो यही होगा इनमें कि फंडामेंटल राइट वाद योग्य है, ये वाद योग्य नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट का वॉयलेंस सरकार के द्वारा या किसी कार्यपालिका एजेंसी के द्वारा किया जाता है तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल का वॉयलेंस किया जाता है तो उसको कहीं कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब दैट्स इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टेट। तो कौन कौन से मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे संविधान में डाले गए हैं, तो इनका वर्गीकरण करके अपन थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो आएगा, लोक कल्याणकारी तथा समाजवादी राज्य की स्थापना करने वाले सिद्धांत। जैसे कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है कि राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य सुधार के लिए प्रयास करेगा। राज्य जनता में दुर्बलतर अंगों के में मुख्यतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से रक्षा करेंगे और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण की उनकी रक्षा करेंगे। राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष को सामान्य रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। राज्य देश में भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो। राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने देगा। राज्य प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके, शिक्षा पा सके, बेकारी, बीमारी और अंगहीनता आदि दशाओं से सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य संविधान के प्रारंभ होने के 10 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के प्रारंभ होने से 10 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। ये देखिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से संबंधित नीति निर्देशक तत्व हैं। अब मैं बार बार आपको ये कहता हूँ कि अगर स्टेट के द्वारा इनका वॉयलेंस किया जाता है तो कोई बाध्यकारी बात नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि भारत के अंतर्गत स्टेट के द्वारा इनका वॉयलेंस नहीं किया गया लगभग। अब जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो लास्ट का जो कॉलम आया है 10 वर्ष से 14 वर्ष तक का, ये हमने फंडामेंटल राइट्स में भी डाला है और इसमें भी डाला है। तो एक तरीके से मतलब कि भाई हमने कोशिश की है, बाल श्रम का निषेध किया है। और ये जो आया इसमें जो शिक्षा का प्रबंध करेगा, जो आरटीई का जो कानून आया, राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे को स्टेट से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, वो इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल को। समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। इस तरीके से मतलब ये जो राइट्स हैं वो एक तरीके से यूँ मानिए आप कि भाई इससे वेलफेयर स्टेट से संबंधित ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। नेक्स्ट चैप्टर में इसके आगे के अपन करेंगे। थैंक यू।